नाज़रीन, हम उन दिनों से गुजर रहे हैं जहां पर हिस्ट्री जो है वो लिखी जा रही है। आज भी हमारे पास बहुत ही सॉलिड डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त तल अवीव और वाशिंगटन में एक चीज को लेकर काफी ज्यादा पैनिक पाया जा रहा है, और वो पैनिक इस रिपोर्ट के हवाले से है कि ईरान ने अपना जो मिसाइल और ड्रोन्स का स्टॉक पाइल है उसको बहुत बड़ी परसेंटेज के ऊपर जो है वो बचा लिया है। ये रिपोर्ट जब आज सामने आई है, और इसके साथ साथ ईरान जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो उसका डैमेज्ड हिस्सा है उसको भी रिपेयर कर रहा है और मजीद भी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जितने मिसाइल और ड्रोन उसके पास थे, बड़े ही हाई परसेंटेज के ऊपर जाकर उसने अपना मिसाइल और ड्रोन स्टॉक जो है उसको बचा लिया है। अब ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन प्रॉब्लम इसलिए है कि मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका और इजराइल दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो उनको हजारों ईरानी मिसाइल एब्जॉर्ब करना पड़ेंगे और अनगिनत ड्रोन जो है वो एब्जॉर्ब करना पड़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई ऐसी जंग अमेरिका और इजराइल ने नहीं लड़ी कि जिसमें उन्होंने इतना लार्ज स्केल लेवल के ऊपर अटैक किया हो, एक ऑल आउट फुल स्केल जंग हुई हो। 40 दिन से ज्यादा तक यह जंग जारी रही। और अगर आप पीरियड किलिंग में देखें तो जून आता है, फिर फरवरी के 40 दिन, फिर 15 दिन बाद के, तो ये 3 फेजेस के अंदर हमें जो है वो पीरियड किलिंग ईरान की नजर आई है। इन 3 फेजेस में से गुजरने के बावजूद ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हैं और अनगिनत ड्रोन्स हैं। तो अब जब वो अटैक करेंगे तो इनको जीतने के लिए हजारों ईरानी मिसाइल एब्जॉर्ब करने हैं और अनगिनत ड्रोन्स का सामना करना है। होना यह था, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर यह जंग इतनी लंबी चलती है तो फिर एटलीस्ट ईरान एग्जॉस्ट कर चुका हो, ईरान जो है वो डिप्लीट कर चुका हो, ईरान अपनी इफेक्टिव जवाब देने की जो सलाहियत है उसको खो चुका हो। ये तीनों चीजें नहीं हुई। ईरान सॉलिड और लीथल जवाब भी दे सकता है, ईरान का स्टॉक पाइल डिप्लीट नहीं हुआ, ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो खत्म नहीं हुई। तो ये यानी ये वो बुनियादी चीज है नाज़रीन, ये प्रोफाउंड लेवल की चीज है जो इस जंग को अब डिक्टेट कर रही है। और ये वो चीज है जो मुस्तकबिल में भी इजराइल और अमेरिकन फतह को गैर यकीनी बना रही है। क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल बिल्कुल उन्हें अटैक कर देना था, अगर आगे से ईरान जवाब ना दे सकता होता, लेकिन ईरान तो ना सिर्फ जवाब दे सकता है बल्कि बहुत इफेक्टिव अंदाज में जवाब दे सकता है। और कल ईरानियंस ने तो यह तक कह दिया कि अब उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से निकल चुके हैं, इसलिए अब वो पहले से भी ज्यादा जब वो कॉन्फिडेंट है। तो ये वो चीज है जो इस जंग को अब डिक्टेट कर रही है, और पैनिक है वाशिंगटन और तल अवीव के अंदर। और ये वो चीज है जो बैलेंस ऑफ पावर को बदल रही है, ना सिर्फ रीजनली बल्कि ग्लोबली। आप लड़ते रहे ईरान से, हर बार ईरान जवाब देगा, और वो तो कई साल जंग की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका इतना पेन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जितना ईरान एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। ये सबसे बुनियादी चीज है। दूसरी बात यह है कि कल अब्राहम लिंकन के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई, अब आज पेंटागन ने ऑर्डर किया है, अब्राहम लिंकन को वापस बुला लिया गया है और नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। और इससे यह साबित हुआ कि वो जो कल जो रिपोर्ट्स आई थी वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट्स थी। अगर वो दुरुस्त ना होती तो फिर अब्राहम लिंकन को वापस ना बुलाया जाता। एक भी अगर सुसाइड वहां पर हो जाता, एक भी कोई इस नौयत का वाकया हो जाता, ये अमेरिकी सदर की जो सदारत है वो ले जाता। और टर्किश इंटेलिजेंस, उनका पहला कमेंट आया है, ये जो सारा ड्रामा वहां पर चल रहा है, जो ज़ायनिस्ट क्रिएटेड ड्रामा है, इसके ऊपर टर्किश इंटेलिजेंस का पहला कमेंट आया। क्या ईरान वाकईतन ट्रंप को वहां पर निशाना बनाने जा रहा था, ऐसी कोई चीज थी, या ये सिर्फ एक फेक और कंट्रोवर्सी है, एक ज़ायनिस्ट क्रिएटेड ड्रामा है? इसके ऊपर टर्किश इंटेलिजेंस का जो कमेंट है वो भी पहला आ गया है। इसके साथ नाज़रीन यूरोप से आज खबरें बड़ी अजीब सी हैं। एक लॉन्ग टाइम से एक खतरा चला आ रहा है और रशिया से यह आवाजें आती रही हैं कि अगर ये यूक्रेन की सपोर्ट जारी रही और इस जंग को सेटल ना किया गया तो फिर हम ग्रे जोन वॉरफेयर जब वो शुरू कर देंगे और एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू कर देंगे। यानी दो चीजें ना, एक तो यह कि रशिया बराह रास्त यूरोप पर अटैक कर दे, दूसरा यह है कि फिर अंदर घुसकर जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इधर ये धमाका हो गया, इधर ये अटैक हो गया, तो वो शुरू हो गया यूरोप के अंदर। वहां पर आज बड़े ही मिस्टीरियस वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। उनकी जो सबसे बड़ी बंदरगाहें हैं वहां पर धमाके हुए हैं, उनकी जो वेपन फैक्ट्रीज हैं वहां पर मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स हुए हैं। ये वो सारी चीजें जो इंतहाई सिक्योर्ड है, यहां पर एक्सप्लोजन्स है वो हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो एसिमेट्रिक और ग्रे जोन वॉरफेयर है उसका बकायदा आगाज हो गया, जो बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि उसमें एक सामने आकर मतलब खुली जंग नहीं हो रही होती। एक ऑपरेशन यहां हो रहा है, दूसरा वहां हो रहा है, तीसरा वहां पर हो रहा है, ड्रोन्स घुस गए हैं जनाब अली एयरपोर्ट्स के अंदर, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मतलब डिसरप्शन हो रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, असैसिनेशंस हो रही हैं, अजीब व गरीब मामलात होते हैं और उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
ये आज कुछ बड़े मिस्टीरियस वाकयात जब वहां पर हुए हैं। इसके साथ नाज़रीन यूरोप के लिए एक और बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। आफ्टर एक तो रशिया से एनर्जी गई, दूसरा गल्फ से एनर्जी गई, और ये जो सारे ट्रेड रूट्स हैं ये मुतासर हो रहे हैं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है वो ब्लैक सी से आ रहा है। ब्लैक सी को वेस्टर्न मीडिया ने ब्रेड एंड बटर करार दिया यूरोप का। तो ब्लैक सी से भी डिसरप्शन शुरू हो गई है यूरोप के लिए। अब ये 3 साइड अटैक होगा यूरोप पर। 3 साइड यलगार है यूरोपियन इकोनॉमी के ऊपर, यूरोपियन प्रॉस्पेरिटी के ऊपर और यूरोपियन सिक्योरिटी के ऊपर, जिसके जिम्मेदार वो खुद है। पहले रशिया यूक्रेन जंग, फिर मिडिल ईस्ट जंग, इजराइल ईरान अमेरिका जंग, और अब ब्लैक सी की जंग। ये 3 साइडेड यलगार है यूरोप के ऊपर। और वो यूरोपियंस जो ऑलरेडी इकोनॉमिक डिक्लाइन में हैं, वो यूरोपियंस जो ऑलरेडी चाइना के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, उनके बड़े बड़े ब्रांड जिन्होंने सेंचुरीज तक रूल किया है वो शिकस्त खा रहे हैं, अखाड़े से भी बाहर जा रहे हैं, और ना वो अपनी प्रोडक्ट्स है वो जाकर चाइना में बेच पा रहे हैं, और ना यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वो सामना कर पा रहे हैं। यानी अगर आप अपनी चीजें चाइना में जाकर नहीं बेच सकते तो कम से कम अपने कॉन्टिनेंट में तो बेचे ना। वहां भी चाइनीज प्रोडक्ट्स बिक रही हैं और चाइना में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स है वो बिक रही हैं, तो वो तो बिल्कुल फारिग होते चले जा रही हैं। और इनके फारिग होने का मतलब यह है कि यूरोपियन इकोनॉमी यहीं से आती है ना, तो ये क्राइसिस उनके सामने चाइना का अलग से है, जो चाइना के साथ उनका एक कंपटीशन है, और ये क्राइसिस उनके सामने जब अलग से है। और उधर जो पैसिफिक है वहां पर टेंशन बढ़ रही हैं। आज नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि ये अमेरिका और साउथ कोरिया ड्रिल्स करने जा रहे हैं और बाकी मामलात हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेंशन जो है वो पैसिफिक के अंदर बढ़ती चली जा रही है। न्यूक्लियर टेंशन नॉट कन्वेंशनल, ये नॉर्थ कोरिया ने जो वार्निंग दी है। हम आगाज करते हैं जरा ईरान से। आज रिपोर्ट यह है कि 45 MQ-9 ड्रोन ईरान ने गिराए हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस अमेरिकन ड्रोन है। इसी से कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया था। 30 से 35 मिलियन डॉलर्स की प्राइस है, और ये हजारों में नहीं है, ये चंद 100 है उनके पास। 45 MQ-9 ड्रोन जो वो ईरानियंस ने गिरा दिए। ये अमेरिकन के लिए हाईएस्ट है। इराक, अफगानिस्तान और शाम तीनों की जंग को मिलाकर ये 4, 5, 7 ड्रोन बनते हैं जो इन तीनों 20 साल जंगों में गिरे थे, और यहां ईरानियंस ने इनके 45 सिर्फ MQ-9, बाकी अलग हैं, ये गिरा दिए। और उधर अबना हुर्मस के अंदर यूएई के 2 ऑयल टैंकर जब वो हिट हुए हैं, जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है उसके 2 टैंकर हिट हुए हैं। यूएई को काफी ज्यादा ट्रबल का सामना है, उनका ऑयल अब उस तरह से नहीं जा पा रहा है, वो गुजारने की कोशिश करते हैं, ईरान उनको हिट कर रहा है, और अल्टीमेटली यूएई को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जो ईरान का रास्ता है। यानी ये ओमान वाले रास्ते से गुजारने की कोशिश करते हैं ना, तो ईरान कह रहा नहीं वहां से गुजारो, तो उनका कोई टैंकर यहां से जा नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली उनको वहीं पर जब जाना पड़ेगा। अब जो आज खबरें आई हैं, ब्लूमबर्ग की सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। ईरान हैज रीऑर्गेनाइज्ड इट्स मिलिट्री टू बी मोर पावरफुल इन द नेक्स्ट फेज, और तेहरान इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोट्रैक्टेड इरा ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि ईरान एक तवील जंग की तैयारी कर रहा है और उसने अपनी मिलिट्री को और ज्यादा रीऑर्गेनाइज कर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 75% ऑफ देयर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, इनकी कैपेबिलिटीज तैयार हैं, उन्होंने बचाई हैं 75%। यानी ये जो जंग उन्होंने लड़ी है 3 फेजेस के अंदर, जून, फिर ये 28 फरवरी वाली और फिर 15 दिन वाली, इस पर सिर्फ 25% उनका जाया हुआ है, 25% उन्होंने फायर किया है, और 75% अभी उनके पास है। दैट मींस कि वो कई साल तो जो उनके पास है इसी से लड़ सकते हैं। जो चाइना से, रूस से, नॉर्थ कोरिया से आएगा, जो वो खुद बनाएंगे वो अलग है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वो बॉटम लाइन है जो इस जंग को अब डिक्टेट कर रही है। ये ताकत, ये वाली ताकत कि हमारे पास इतने मिसाइल ड्रोन पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका इस 40 रोजा जंग में कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं भी हासिल कर सका था, तो एटलीस्ट वो ये तो हासिल कर लेते कि ईरान एग्जॉस्ट हो चुका होता, ईरान का स्टॉक डिप्लीट हो चुका होता। ये कम से कम उनकी जो मतलूबा ऑब्जेक्टिव था। वैसे तो उन्होंने 5-7 दिन में ईरान को लिपेट देना था, लेकिन चलो जब जंग लंबी होती चली गई तो उन्होंने ये उनका जरूर ख्याल था कि चलो लंबी जंग चलेगी तो ईरान भी डिप्लीट हो रहा होगा। वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये हजारों ईरानी मिसाइल कौन बर्दाश्त करेगा, मुझे बताइए। जब ये इसराइल के ऊपर पड़ेंगे, इसराइल का तो ऑलरेडी भुरकस निकला हुआ है, वो हजारों ईरानी मिसाइल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और अमेरिकन बेसेस जो ऑलरेडी नकारा हो चुकी हैं वो भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जॉर्डन तक ईरान के मिसाइल पेनिट्रेट कर रहे हैं। फिर अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास नए मिसाइल हैं जो मिड एयर अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है बदल सकते हैं, नए टारगेट्स की तरफ वो जा सकते हैं मिड फ्लाइट के अंदर। ये नए मिसाइल उनके पास आ गए हैं। यानी जैसे आपके पास जहाज आ रहा है, आपका फाइटर जेट जा रहा है, उसको आपने भेजा है किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए, लेकिन मिड फ्लाइट आप उसको कहते हैं नहीं इस टारगेट को नहीं, इस टारगेट को निशाना बना, तो बनाएगा।
लेकिन मिसाइल तो मिसाइल हैं, वो तो जिस पर फायर किए गए उधर ही जाने हैं ना। नहीं, वो कह रहे हैं अब हम दरमियान में भी जाकर उनको कह सकते हैं नहीं इधर अटैक करना। अब वो कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा पावरफुल है। ये कौन बर्दाश्त करेगा हजारों ईरानी मिसाइल और हजारों ईरानी ड्रोन्स? बस शिकस्त है ना, और इन फ्यूचर भी इनके लिए अब कोई विक्ट्री नहीं है। तो बहुत ज्यादा पैनिक है। इजराइल इज शॉक्ड, ये यरूशलेम पोस्ट की आज रिपोर्ट है। इजराइल इज शॉक्ड, ईरान फास्ट मिलिट्री रिकवरी स्टर्न्स टॉप इजरायली ऑफिशियल्स। बिल्कुल पैनिक तल अवीव के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि यह लीस्ट मतलूबा हदफ था कि अगर हम इस फेज में डिसाइसिव विक्ट्री हासिल नहीं कर सके तो चलो अगले फेज में हम अपने स्टॉक्स भर लेंगे। ईरान तो डिप्लीट हो चुका होगा, फिर जब हम ईरान पर अगली दफा हमला करने के लिए आएंगे तो ईरान जवाब में हमें कोई इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा। नहीं, वो तो इफेक्टिव से भी बात आगे जा चुकी है। वो तो बहुत लीथल और बहुत डेंजरस लेवल के ऊपर ईरान की ताकत जा चुकी है। मतलब वो डेंजरस लेवल के ऊपर इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो इसलिए इजराइल हिला हुआ है। ये इतना पेन अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। 100, 200, 500 मिसाइलों की भी बात नहीं है, ये हजारों मिसाइल्स हैं, हजारों मिसाइल्स। और पेट्रियार्ट कितना पड़ा हुआ है इनके पास, थार्ड कितना पड़ा हुआ है? थार्ड इनके पास डबल डिजिट में पड़ा हुआ है, 60-70 इंटरसेप्टर होंगे डबल डिजिट के अंदर। और इधर हजारों ईरानी मिसाइल हैं, उसका सामना मुझे बताइए कौन करेगा? यानी अगले फेज में ईरान और हावी होगा इनके ऊपर, क्योंकि इनका एयर डिफेंस डिप्लीट हो चुका है जो भरा नहीं जा सकता। इसलिए ये जो ईरान एक फैसला करता ना बड़ा मानी खेज होता है। इसलिए जो कल ईरान ने फैसला किया ना कि हम अब अपनी शरारत मनवाने के लिए ऑफेंसिव भी जाएंगे, यानी जैसे एक बड़ी पावर होती है ना अमेरिका कि ये डिमांड हमारी मानो नहीं तो हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, ये अब ईरान कल कह रहा था कि हम ये करने वाले हैं। तो वो इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक है, इनका एयर डिफेंस फारिग हो चुका है, अब ये मौका है कि पहल करो। जंग तो जारी है ना। देखें, अमेरिका ने बमबारी रोकी हुई है, हालत जंग से तो मामलात नहीं निकले हैं, मुआहिदा तो नहीं हुआ है, अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा, किसी भी वक्त कर सकता है। तो जंग तो जारी है, उसमें ईरान कह रहा है कि हम काइनेटिक फेज है वो शुरू कर सकते हैं। तो उसके पीछे इमोशन नहीं है, स्ट्रेटेजिक फैसला है कि यही वो टाइम है कि इनको 6 महीने दिए जाएं या 1 साल दिया जाए कि ये अपना एयर डिफेंस भर लें, फिर हमारे पर अटैक करने के लिए। नहीं, हम इस वक्त इनके ऊपर अटैक करें। तो वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने बात की है। इजरायली मीडिया कह रहा है कि वॉर ऑन ईरान इज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर फॉर यूएस एंड इजराइल। ये आज इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि बदतरीन नाकामी हुई है, लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस इसके आएंगे और अमेरिका इस जंग से रेडिक्यूल और ह्यूमिलिएटेड होकर जब वो उभर रहा है, रेडिक्यूल हुआ है मतलब मुज़ेका खेज और ह्यूमिलिएट हुआ है। और ये शिकस्त वियतनाम की जंग से कई गुना बड़ी शिकस्त है। हैरिस ने लिखा कि फ्रॉम नाउ ऑन, जो हम कहते हैं ना कि अब अमेरिका 100 दफा सोचेगा दोबारा हमला करने के लिए, ये हैरिस ने लिखा है कि अब अमेरिका सोचेगा किसी पर बाय फोर्स अपनी विल इंपोज करने के लिए। क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आगे से अगर उन्होंने जवाब, तो अमेरिका अब सोच समझ कर आया करेगा। और यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि असेसमेंट ऑफ द वॉर हैज आल्सो बीन शेप्ड बाय ईरान्स एबिलिटी टू रैपिडली रिस्टोर इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। मतलब जंग अब इस अंदाज में डिक्टेट हो रही है, शेप कर रही है कि यानी अब फैसले इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे कि भाई ईरान ये लेकर बैठा हुआ है, इस चीज को साइड पर करके फैसला नहीं किया जा सकता। इसी चीज को सामने रखकर हो सकता है वो अपना टाइम बढ़ाएं कि नहीं, उन्होंने अगर कल अटैक करना था तो 6 महीनों के बाद हमला करने के लिए आए। यानी ये चीज अब उनकी डिसीजन मेकिंग से साइड पर नहीं हो सकती, इसको सामने रखकर अब फैसला होना है कि ईरान ये लेकर बैठा हुआ है और ईरान इतनी तेजी के साथ जब रिकवरी कर रहा है। अच्छा, अब टर्किश इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ये बिल्कुल एक फेक और ज़ायनिस्ट की जाली ये साजिश थी, जाली रिपोर्ट थी उन्होंने तैयार की ताकि अमेरिका और ईरान का जो मुआहिदा है वो सबुटाज किया जा सके। ये टर्किश रिपोर्ट है। और कल जो CIA ने कहा, उन्होंने इसमें माना कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान में कोई मुआहिदा हो और तुर्की और अमेरिका के रिलेशंस खराब हो, ये इजराइल चाहता है। ये CIA ने कल माना है और आज टर्किश इंटेलिजेंस कह रही है कि असल मकसद यह था कि अमेरिका और ईरान का मुआहिदा रुकवाया जा सके। तो असल बात यह है कि ट्रंप जैसा शख्स जो है उसने इस फेक चीज को बाय किया, जो उसकी इंटेलिजेंस ने बाय नहीं किया, उनके हाई ऑफिशियल्स ने बाय नहीं किया, ट्रंप बाय कर रहा है मुसाद की इंटेलिजेंस को। यह डेंजरस बात है कि यानी ट्रंप को अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो कि वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर एतबार नहीं है और उस नेतन्याहू के ऊपर एतबार है जिससे बड़ा कोई चालाक, होशियार और 2 नंबर बंदा है ही नहीं इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, जिसकी एक एक लफ्ज जो वो जुबान से बोलता है वो झूठ के ऊपर मबनी, एक एक लफ्ज जो जुबान से बोलता है वो झूठ ही झूठ है। ये अब अमेरिका के लिए खुद बड़ी तशवीशनाक बात है, वगरना CIA ये खबरें ना चलवाती।
ये अमेरिका के लिए एज अ सिक्योरिटी बड़ी तशवीशनाक बात है कि उनका सदर किसकी सुन रहा है, मुसाद की सुन रहा है, CIA की सुन ही नहीं रहा। टर्किश इंटेलिजेंस ने बता दिया। अब इसके साथ एक और रिपोर्ट देखिए, टेलीग्राफ ने आज ये रिपोर्ट दी है कि ऑल इंग्रेडिएंट्स आर कमिंग टुगेदर फॉर अ US फाइनेंशियल क्राइसिस। एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के लिए आ रहा है। और जैसे एक हम हांडी बनाते हैं ना, तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे, तो वो मिक्स होती है तो एक डिश तैयार हो जाती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए कि ये मसला होगा, ये मसला होगा, ये मसला होगा, वो सारे मसले नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के लिए आने वाला। यह टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, मैं 2 मिनट आपके लूंगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आ रहा है। उन्होंने कहा कि मार्केट के अंदर एक डेंजरस व्यू ये तश्कील पा रहा है। उनके मार्केट का एक असेसमेंट है, यानी ग्लोबल अमेरिकन मार्केट का एक असेसमेंट है। वो ये है कि अमेरिका एक तो डेट के अंदर इतना ज्यादा ट्रैप हो चुका है, इतना ज्यादा आगे जा चुका है कि अब ये इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये टेक्निकल बात है, सिर्फ 2 मिनटों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या असेस कर रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका अब उनके बैंक जो हैं, फेडरल रिजर्व जो है, वो इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएगा। अब होता नाज़िम क्या है, होता यह है कि जब लोग बहुत सारा चीजें खरीद रहे होते हैं तो आपको पता है वो चीजें महंगी हो जाती हैं, यानी डिमांड बढ़ती है तो वो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब ये एक फोन है, सभी खरीद रहे हैं इसको, तो सारे इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जब हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर जाती हैं तो बैंक्स क्या करते हैं, यानी उनका जो फेडरल रिजर्व है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वो क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो फिर लोग बैंक से बोरो नहीं करेंगे लोन, क्योंकि आपने लोन लेकर ही गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है, सारी चीजें लोन के ऊपर चल रही होती हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो फिर लोन लेने में कमी आ जाएगी। जब लोन लेने में कमी आ जाएगी तो जिसने घर प्लान किया हुआ वो फिलहाल घर नहीं लेगा, जिसने गाड़ी प्लान की हुई गाड़ी, मैं मिसाल दे रहा हूं, और भी 100 चीजें हैं। तो इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी, प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन फिर जो ही प्राइसेस स्टेबल होंगी, फौरी तौर पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नीचे कर दिए जाएंगे, ताकि लोग, मतलब इकोनॉमी को रिसेशन में तो नहीं लेकर जाना ना, कि लोग अब कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, स्पेंड नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, ये भी तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। तो जो ही प्राइसेस स्टेबल होंगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, ताकि दोबारा लोग जब वो लोन लें और अपना घर लें, गाड़ी लें, बाकी चीजें लें, ताकि इकोनॉमी का पिहा जब आगे चले। समझ रहे हैं, ये होता है। अब क्या हो रहा है, अब डिमांड ज्यादा की वजह से मसाल नहीं हो रहे, अब मसाल हो रहे हैं एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से, यानी जो जंगें हो रही हैं, और खासकर मिडिल ईस्ट की जंग है, जो उससे एनर्जी शॉक्स आ रहे हैं, जो सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जंगों की वजह से, ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। अब जब इस तरह से इन्फ्लेशन ऊपर चली गई है और मार्केट ये एसेस कर रही है कि इस दफा फेडरल रिजर्व जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। देखें, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो और आपने पैसा रखा हुआ है बैंक्स के अंदर, तो क्या है कि चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन जो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो तो उतना ही है, बल्कि वो एक्चुअली डी वैल्यू हो रहा है। यानी एक चीज जो 10 रुपए की मिल रही थी, अब वो आपको बाहर मिल रही है 12 रुपए की, 15 रुपए की, लेकिन आपने तो बैंक में 10 रुपए रखे हुए थे। तो पैसा एक्चुअली आपका डी वैल्यू हो रहा है और चीजों की कीमत बढ़ रही है। तो फिर लोग क्या करेंगे, फौरी तौर पर बैंकों से पैसा निकलवाएंगे। पैसा निकलवा के वो जो हार्ड एसेट्स हैं वो खरीदना शुरू कर देंगे, या सेव कर लेंगे, अपने पास रखेंगे, यानी गोल्ड खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, हार्ड एसेट्स है वो खरीदना शुरू कर देंगे। और चूंकि ये अमेरिका में जो भी होता है वो अमेरिका का मसला नहीं होता, वो ग्लोबल प्रॉब्लम होता है। बॉन्ड मार्केट हिल जाएगी, बॉन्ड वो बेचना सब जब वो शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये मैं आपके सामने रखता हूं कि ये मसला कोई सिर्फ अमेरिकन का मसला फिर नहीं होने वाला, ये अमेरिकन इकोनॉमी सारे दुनिया की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है, कंट्रोल करते हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो अब आप देखें, दो चीजें हो रही हैं। बैंक्स कोलैप्स कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि बैंकों से पैसा निकल रहा है दो तरीकों से। एक तो यह है कि जो लोगों ने पैसा रखा हुआ था वो निकलवा रहे हैं, दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट आप नहीं बढ़ा रहे तो लोग लोन ले पा रहे हैं। आप लोन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं कि लोग जो है वो लोन ना लें। यहां पर आपने इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे रखा हुआ है, तो एक तरफ जिनका पैसा पड़ा हुआ है वो निकाल रहे हैं और बाकी जो लोग हैं
जिन्होंने कुछ लेना है, घर, गाड़ी, वटएवर, वो लोन भी ले पा रहे हैं। तो बैंकों से दो अंदाज के अंदर पैसा निकल रहा है, लोन भी वो दे रहे हैं और जो पैसा पड़ा हुआ था वो लोग निकाल रहे हैं। ये वन ऑफ द एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, चूंकि काफी लंबी टेक्निकल बात है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपके सामने ये चीज रख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ट्रंप ने ले जाकर अमेरिका को कहां खड़ा कर दिया। एक तरफ डेट आपके सामने है कि वो $39 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, और अब अगर ये ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं होती, अगर ये सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स, एनर्जी के प्रॉब्लम ये हल नहीं होते, उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन आई है और जो फेडरल रिजर्व है वो इस इन्फ्लेशन से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहा, तो फिर ये सारे मसाइल जब पैदा होने वाले। तो एक तरफ यानी इकोनॉमी की रिसेशन खड़ी हुई है, यानी अब फेडरल रिजर्व क्यों नहीं बढ़ा रहा रेट्स, नॉर्मली तो वो बढ़ाता है, अब क्यों नहीं बढ़ा रहा? अब वो इसलिए नहीं बढ़ा रहा कि इधर खतरा यह है कि भाई अगर हम लोन भी बढ़ा देंगे, यानी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देंगे और लोग लोन भी नहीं ले रहे, तो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। भाई इन्फ्लेशन उधर है, इधर लोन भी नहीं ले पा रहे, तो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। तो इधर रिसेशन का मसला है, उधर दूसरा मसला है कि बैंक कोलैप्स कर सकते हैं और जो है वो बॉन्ड मार्केट, डॉलर डीवैल्यू होगा, इसके साथ मल्टीपल चीजें जुड़ी हुई हैं। तो यानी अमेरिका कैसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है फाइनेंशियली कि इधर भी एक क्राइसिस है, एक फैसला करते हैं इंटरेस्ट रेट्स इसी जगह पर रखते हैं तो भी क्राइसिस है, अगर इस जगह पर नहीं रखते तो भी क्राइसिस है। तो करना क्या है? करना यह है कि इन जंगों को रोकना है और जो एनर्जी प्राइसेस है उनको स्टेबल करना है। सो आप ये देखिए ना, ये पॉलिसी फेलियर के फेडरल रिजर्व अब इन्फ्लेशन को फाइट करने की सलाहियत नहीं रखता, वुड रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी इसमें सबसे बॉटम लाइन यह है कि जब वर्ल्ड मार्केट को यह अंदाजा हो जाएगा कि अब फेडरल रिजर्व इस पोजीशन में नहीं कि वो इन्फ्लेशन से लड़ सके, तो फिर ये ग्लोबल इकोनॉमी की परसेप्शन बदल देगा, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर देगा। ये टेलीग्राफ की बड़ी तफसीली रिपोर्ट है कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस जब वो आ रहा है। तो अभी फेडरल रिजर्व बढ़ा क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये एक सवेर इकोनॉमिक रिसेशन पैदा करेगा और अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे ये नहीं होगा कि ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और ऑयल रिफाइनरीज लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये एक्सटर्नल फैक्टर है ऑयल का, ये वो बाहर का जो सारे मामला एक्सटर्नल फैक्टर मुतासर कर रहे हैं, उससे जो इन्फ्लेशन बढ़ी है ये उसकी वजह से हो रहा है। तो एक तरफ फेडरल रिजर्व के सामने एक मसला है और दूसरी तरफ दूसरा मसला है। ये मुख्तसरन मैंने आपके सामने एक चीज रखने की जो कोशिश की है, ये वो चीज है, यानी ये प्रेशर्स हैं ट्रंप के ऊपर, ये प्रेशर्स हैं कि उसको कोई फैसला जब वो करना है, और अगर वो हमले के लिए जा रहा है, जो कल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिर वो फैसला कर रहा है, तो ईरान हजारों मिसाइल और ड्रोन्स लेकर बैठा हुआ, ये भी वो तैयारी पकड़ लें। सो यूएस सेंडिंग फ्रेश एयरक्राफ्ट करियर टू मिडिल ईस्ट अमिड ईरान वॉर, एक और एयरक्राफ्ट करियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो भेज रहे हैं। आज फिर रिपोर्ट्स आई कि एक ने ये लिखा कि 3 मंथ से उसने मिल्क का चेहरा भी नहीं देखा, एक सेलर ने जो अब्राहम लिंकन के ऊपर मौजूद है उसने ये लिखा। तो अब जनाब अली यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप ब्रेड बास्केट इज अंडर थ्रेट, ब्रेड बास्केट इज अंडर थ्रेट, दैट इज ब्लैक सी। ग्लोबल जो चोक पॉइंट्स हैं वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं, आबना हुर्मज, बाबुल मंदब और अब ये ब्लैक सी, क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड वाइड फूड क्राइसिस। अब ये ब्लैक सी बराह रास्त पहले यूरोप को मुतासर करेगा, फिर ये बाकी दुनिया को मुतासर करेगा, यहां से गंदम आ रही, ठीक है ना, और बाकी फूड क्राइसिस ये सारा। लार्ज एक्सप्लोजन जो हैं वो हुए हैं, जो रोम है इटली, उसके करीब एक बड़ी एम्यूनिशन फैक्ट्री है, वेपन फैक्ट्री, वहां पर धमाके में मिस्टीरियस कोई पता नहीं किस वजह से हुए। नेदरलैंड की जो नोटर डैम बंदरगाह है, ये यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह, इसके ऊपर धमाके हुए हैं और इसमें लोग भी मारे गए, कोई पता नहीं किस वजह से, उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई। और ये वो जगह है जहां से नेटो की जो मेजर सप्लाई है यूक्रेन को, वो यहां से जा रही है, और ओवरऑल जो नेटो की वेपन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इसी बंदरगाह से आगे होती है, और यूरोप को यूक्रेन को जो मेजर सप्लाई जा रही है वो इसी बंदरगाह से जा रही है। इस पर धमाके हो गए, उधर रोम के अंदर धमाके हो गए। तो ये एक बड़ी मिस्टीरियस और खौफनाक सूरत हाल है। उधर ब्लैक सी का क्राइसिस, ये क्राइसिस, वो क्राइसिस। नॉर्थ कोरिया सेज वॉर्न्स यूएस लेड ड्रिल्स आर ड्राइविंग न्यूक्लियर टेंशंस, उन्होंने कहा न्यूक्लियर की तरफ मामला जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपनी राय से लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।